जय हिंद मित्रों, YouTube के जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशील पटेल। आज ज्वालामुखी उद्गार के कुछ कारण है, उस कारण पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ज्वालामुखी कहते किसको है। तो है कि पृथ्वी के भीतरी यानी जिस सरफेस के ऊपर हम लोग रहते हैं उस सतह के नीचे जब कोई गला हुआ पदार्थ जब किसी दरार के माध्यम से पृथ्वी के ऊपर इस सतह में आने लगती है तो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी से जो देखते हैं कि राख, लावा, सील्ड, गैस अथवा भारी मात्रा में जो देखते हैं बहुत अधिक मात्रा में जल वाष्प निकलती है। यह देखते हैं यह सभी को एक साथ जब सम्मिलित करते हैं यानी लावा, शिलाखंड, गैस, राख, जल वाष्प यह सभी को जब सम्मिलित करते हैं तो यह सभी ज्वालामुखी क्रिया कहलाती है। अब एक देखिए कि बुलरीज यानी जो देखते हैं कि बुलरीज एवं मार्गन के अनुसार जो है यानी बुलरीज एवं मार्गन के अनुसार जो है ज्वालामुखी किसको कहते हैं इसको समझिए। तो बुलरीज एवं मार्गन महोदय के अनुसार जो है भूगर्भ में गैस एवं लावा की उत्पत्ति से लेकर धरातल पर प्रकट होने की समस्त क्रियाओं को सम्मिलित रूप से ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। यानी जैसे आपने देखा कि धरातल के नीचे सबसे पहले लिक्विड फॉर्म यानी चट्टान जब गलती है तो गलने के बाद वह तरला अवस्था में आती है। तरला अवस्था में आती है तो उसको मैग्मा कहते हैं। और मैग्मा के अंदर जो होता है कि गैस भी रहती है, जलवाष्प कण रहता है, राख रहता है, बहुत सारी ऐसी यानी सॉलिड पदार्थ भी उसमें कुछ जो रहता है ठोस पदार्थ या सभी उसमें सम्मिलित रहता है। जब वही मैग्मा जब किसी मार्ग के माध्यम से जब धरातल के ऊपर आने लगती है और जैसी वह धरातल के ऊपर प्रकट होती है तो मैग्मा से अब गैस और जलवाष्प अलग हो जाती है। जैसी मैग्मा से गैस और जलवाष्प अलग होती है तो उसको लावा कहते हैं। तो यही चीज जो है कि इस पूरे क्रिया को जो है बुलरीज एवं मार्गन जो ज्वालामुखी क्रिया कहें। दूसरा देखते हैं वार्सेस्टर के अनुसार। वार्सेस्टर के अनुसार जो है भूगर्भ के तप्त पदार्थ धरातल की ओर आने की यानी जो धरातल के नीचे जो देखते हैं तप्त पदार्थ जो रहता है वह तप्त पदार्थ जब किसी भी मार्ग से धरातल के ऊपरी परत में आने लगती है तो वह सभी क्रिया को सम्मिलित रूप से ज्वालामुखी कहते हैं। तो यह आपने देखा यानी वर्सेस्टर के अनुसार है भूगर्भ के तप्त पदार्थ धरातल की ओर आने लगती है तो उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। तो यह आपने देखा। अब देखिए कुछ ऐसे जो देख रहे हैं कि जब धरातल के नीचे चट्टान अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो उसी तरला अवस्था में जो प्रवर्तित रूप होता है उसी को मैग्मा कहते हैं। जैसे आप देखते हैं जैसे हम धरातल के ऊपरी भाग से जैसे जैसे नीचे के तरफ जाते हैं तो दाब मान के कारण उसके तापमान में वृद्धि होने लगती है और जैसी उसकी तापमान में वृद्धि होने लगती है तो नीचे का जो ठोस चट्टान है वह अत्यधिक तापमान के कारण गलना प्रारंभ हो जाती है और जैसी वह गलकर तरला अवस्था में आती है तो तरला अवस्था वाली रूप को ही मैग्मा कहते हैं। और मैग्मा जब देखते हैं कि कोई चट्टान जब तरल होती है तो क्या होता है गैस और उसमें जो जलवाष्प की मात्रा भी होती है जिसके कारण उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है और आयतन में वृद्धि होने के कारण जो है
सतह की जो कमजोर पार्ट होता है उस कमजोर पार्ट को फाड़ते हुए किसी नली के माध्यम से मैग्मा जब धरातल के सरफेस के ऊपरी हिस्सा में आने लगती है और जैसी धरातल के ऊपरी सरफेस पे आता है तो उससे क्या होता है कि गैस और जलवाष्प कण अलग हो जाता है। जैसे उससे जलवाष्प कण और गैस अलग होता है तो अब वह मैग्मा जो है लावा कहलाने लगती है। तो यह आपने देखा। अब देखिए कि इसकी जो ज्वालामुखी उद्गार का कुछ कारण है, जैसे आप देख रहे हैं ज्वालामुखी उद्गार के कुछ कारण है, तो देखिए कुछ निम्नलिखित कारण है, तो वह कौन कौन सा कारण है। तो यह देखिए, सबसे पहले है भूगर्भ का उच्च ताप, यानी पृथ्वी के नीचे जो अत्यधिक तापमान। दूसरा है गैस एवं जलवाष्प की उत्पत्ति। तीसरा है असंतुलन। चौथा है दबाव में कमी के कारण। और पांचवा है प्लेट विवर्तनिक। तो यह 5 जो देख रहे हैं, अब यही 5 महत्वपूर्ण कारण है ज्वालामुखी उद्गार होने का। तो अब सबसे पहले देखिए कि भूगर्भिक तापमान को, तो जैसे ही आप भूगर्भिक तापमान को देखते हैं तो भूगर्भ का जो तापमान आप देख रहे हैं, तो यह देखिए कि भूगर्भिक तापमान, तो भूगर्भिक तापमान में क्या है कि पृथ्वी के सतह के नीचे जैसे जैसे हम जाते हैं तो अत्यधिक दबाव के कारण वैसे वैसे तापमान की वृद्धि होने लगती है। साइंटिफिक कैलकुलेशन के आधार पर यह बताई गई है कि सरफेस के सतह से अगर 32 मीटर नीचे अगर हम जाते हैं तो सतह के ऊपर जो तापमान है उसके अपेक्षा 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि सतह के ऊपर अगर 15 डिग्री सेल्सियस तापमान है और हमने 32 मीटर अगर नीचे चले गए सतह के नीचे, तो अब वह 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की जगह बढ़कर 16 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगी। तो यह जो है एक दूसरा कारण यह होता है कि जो देखते हैं कि चट्टान जो होती है उस चट्टान में रेडियो धार्मिक तत्व पाई जाती है, यानी रेडियो धर्म पदार्थ पाई जाती है। जब चट्टान से रेडियो धार्मिक पदार्थ की विखंडन होती है, यानी रेडियो एक्टिव मिनरल्स का विखंडन होती है, तो उस विखंडन के कारण तापमान में तेजी से वृद्धि होने लगती है। और वह तापमान जैसे अपर वाले यानी सियाल में जो होती है कि रेडियो एक्टिव मिनरल्स की अधिक होती है, लेकिन सियाल वाली जो पार्ट होती है उससे क्या होता है कि रेडियो एक्टिव मिनरल्स के कारण जो तापमान की उत्पत्ति होती है वह डिक्रीज हो जाती है, यानी कि वह वायुमंडल में चली जाती है। लेकिन जैसे सियाल के नीचे सीमा वाली जो पार्ट देखते हैं उसमें उसकी चट्टानों में रेडियो एक्टिव मिनरल्स जो होती है कम मात्रा में होती है, फिर भी वहां से जो होता है तापमान जो होता है डिक्रीज नहीं हो पाती है, जिसके कारण वह तापमान का भंडारण होने लगती है। और वही अत्यधिक तापमान के कारण सीमा की जो चट्टान होती है उस चट्टान को अब कठोर अवस्था में न होकर वह जो होता है लिक्विड फॉर्म में यानी तरला अवस्था में आ जाती है। जैसे ही वह तरला अवस्था में परिवर्तित होती है तो उसी के कारण देखें कि यह तरला अवस्था में आती है, किसके कारण? वह तापमान में वृद्धि के कारण। और तरला अवस्था में आती है तो उस मैग्मा के साथ साथ जलवाष्प होती है और गैस होती है, जिसके कारण उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। और आयतन में वृद्धि के कारण जो देखिएगा कि वह पृथ्वी के सतह का जो कमजोर पार्ट होता है वह कमजोर पार्ट क्या होता है कि वह फट जाती है और फटने के बाद नीचे से जो मैग्मा रहती है वह सरफेस पे आने लगती है। तो यह तापमान के कारण होता है। तो यह आपने देखा उससे जब टूटती है तो उससे जो आती है वह मैग्मा आता है, जलवाष्प आता है, गैस, राख, इस प्रकार के देखते हैं बड़ा बड़ा जो बम टाइप का जो होता है कि वह जो पत्थर के टुकड़े होते हैं वह सभी जो है सतह से निकलने लगता है। तो इस प्रकार से आपने देखा। नेक्स्ट जो है
कि गैस एवं जलवाष्प की उत्पत्ति। तो अब यह समझिए कि उसके नीचे गैस और जलवाष्प की उत्पत्ति कैसे होती है। तो देखिए कि पृथ्वी के जो सतह हम देखते हैं सियाल वाली पार्ट है, सियाल में जो होता है कि सियाल जो चट्टान है उसमें जल का अपार भंडार पाई जाती है, और वही जल रीस कर यानी किसी छिद्र से, यानी जो बारीक छिद्र होती है उससे रीस कर जब वह सरफेस के नीचे यानी मैग्मा जो देखते हैं कि सीमा वाली सतह पे जाती है, तो अत्यधिक तापमान के कारण अब वह जल जो है कि वाष्प में तब्दील होने लगती है, यानी जलवाष्प में तब्दील होने लगती है। जैसी वह जलवाष्प में तब्दील होती है तो उसकी आयतन में वृद्धि हो जाती है। दूसरा जो है कि वह चट्टान पर जो गलना प्रारंभ होती है, तो चट्टान से बहुत सारी जो गैस की उत्सर्जन होती है, तो गैस और जलवाष्प की जो है कि अधिक आयतन हो जाती है, जिसके कारण उसको अत्यधिक जगह की जरूरत होती है। तो यह आपने देखा। अब देखिए कि अत्यधिक दबाव के कारण, जैसे देखते हैं कि नीचे तो दबाव भी अत्यधिक है और वहां जो जलवाष्प बनी है, दबाव के कारण जैसी जलवाष्प की तापमान 135 डिग्री सेल्सियस तक हो जाती है, तो वह 135 डिग्री सेल्सियस तापमान होते ही जलवाष्प जो है अब विस्फोटक रूप धारण कर लेती है, और वह विस्फोटक रूप के कारण जो है जो पृथ्वी की सतह की जो कमजोर पार्ट होती है उसको वह तोड़ देती है, और जैसी वह टूटती है तो तेजी से जलवाष्प और लावा यानी जो जलवाष्प, मैग्मा और गैस, यह सभी सम्मिलित रूप से सतह पे आने लगता है। तो आपने देखा कि जलवाष्प और गैस की उत्पत्ति कैसे होती है नीचे, तो यह आपको पता चल गई। तीसरा देखिए कि असंतुलन। तो अब देखिए कि असंतुलन कैसे होती है, यानी जब संतुलन तो आप लोग समझते हैं कि जब कोई भी चीज, जैसे घर पे ही आप देख लीजिए कोई किताब उताब को अगर संभाल कर एक जगह पे रैक पे रख दिए तो वह क्या है, संतुलित अवस्था में है। लेकिन जैसे उस पे किसी फोर्स यानी चूहिया उहिया जो देखते हैं कि किताब को अगर धक्का देता है तो क्या होता है कि वह नीचे की तरफ गिरने लगती है, तो जिसके कारण वह असंतुलित हो जाती है। ठीक वैसा ही स्थिति इस सरफेस के यानी सतह के नीचे है कि जितने भी चट्टान है वह एक क्रम दर क्रम वह है, लेकिन जब चट्टान जब नीचे देखते हैं कि जलवाष्प और गैस के कारण अथवा भूकंप के कारण या अत्यधिक दबाव के कारण, वलन के कारण, यह सभी जो घटनाएं होती है तो इसके कारण जो वहां नीचे की जो चट्टान है, जो शैल है, वह असंतुलित हो जाती है, और असंतुलित होने के बाद जो होता है कि वह प्रवाह यानी नीचे की तरफ ही वह प्रवाहित होने लगती है, और जब वह प्रवाहित होती है तो उसकी संरचना में परिवर्तन हो जाती है, और संरचना में जैसी परिवर्तन होती है तो क्या होता है कि उसी क्रिया को कहते हैं कि उससे निकलने ज्वालामुखी, यानी विश्व की अधिकतर ज्वालामुखी जो देखते हैं पूरे विश्व पटल पे अगर हम देखते हैं तो वही असंतुलित जो एरिया है सतह, वहीं से अत्यधिक ज्वालामुखी की उद्गार होती है। जिसको खास करके आप देख सकते हैं जो प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से जो होता है, प्लेट मार्जिन वाली जो एरिया होता है वह असंतुलित होता है, और वही प्लेट मार्जिन वाली एरिया में जो है यानी क्षेत्र में जो होता है कि अत्यधिक ज्वालामुखी की उद्गार होते रहती है। तो यह आपने देखा कि वह असंतुलित क्षेत्र होता है। दूसरा देखिए दबाव में कमी। तो अब देखिए कि दबाव में कमी, तो पृथ्वी के केंद्र में देखते हैं, केंद्र के तरफ बढ़ने पे जैसे जैसे यानी सरफेस से हम केंद्र की तरफ बढ़ते हैं तो जितने भी पदार्थ होता है पृथ्वी के नीचे, तो ऊपर वाली दबाव निचले वाले लेयर में नीचे उसके नीचे भी लेयर में यानी अत्यधिक दबाव पड़ने लगती है, और दबाव लगातार पड़ती है तो इसके कारण क्या होता है कि उसके तापमान में वृद्धि होने लगती है, और तापमान में जैसी वृद्धि होने लगती है
तो वह चट्टान जो होती है वह तरल अवस्था में आ जाती है। इसके कारण क्या होता है कि तरला अवस्था में जैसी चट्टान आती है तो उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है, और आयतन में वृद्धि होने के कारण जो होता है कि जो देखिएगा चट्टान का जो कमजोर वाला जो सतह होता है वह टूट जाता है। टूटते ही उसके दबाव में जो होती है कि ह्रास यानी कमी होने लगती है। जैसी वह चट्टान यानी ऊपर वाली लेयर टूटी, बस उसके क्या होता है दबाव में कमी होने लगती है, और दबाव में कमी होने के कारण जो होता है नीचे का जो तरला अवस्था और गैस और जलवाष्प जो होती है दबाव कम होने के कारण या सतह के ऊपर आने लगती है। तो इस क्रिया को भी क्या है ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। तो आपने देखा कि दबाव कैसे कम होती है। अब देखिए कि अगला है प्लेट विवर्तनिक, यानी वर्तमान में नई सिद्धांत जो खोज हुई है उसमें प्लेट विवर्तनिक का महत्वपूर्ण योगदान बताई जाती है। जैसे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार देखते हैं कि क्या है कि प्लेट जो है कि एक स्थल मंडल का दृढ़ भूखंड जो होता है उसको प्लेट कहते हैं। यानी सबसे पहले समझिए कि प्लेट किसको कहते हैं। तो स्थल मंडल का जो दृढ़ भूखंड होता है उसको प्लेट कहते हैं। यानी 100 किलोमीटर की गहराई तक जो आप देखिएगा यह प्लेट पाई जाती है, यानी जो दृढ़ भूखंड है। और वह एक प्लेट से दूसरे प्लेट के किनारा वाला जो पार्ट होता है, एक प्लेट और दूसरे प्लेट के किनारा वाली जो पार्ट होती है उसको कहते हैं मार्जिन कहते हैं, यानी प्लेट मार्जिन। यानी अब वहां प्लेट देखते हैं 3 प्रकार की होती है क्रिया जो मार्जिन देखिएगा। डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन होती है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन होती है, और कंस्ट्रक्टिव होती है डिस्ट्रक्टिव, और कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन होती है। तो 3 प्रकार की आप प्लेट मार्जिन देख रहे हैं, और यही तीनों प्रकार की प्लेट मार्जिन के किनारा वाला जो भाग होता है वहां ज्वालामुखी की उद्गार होते हैं। जैसे आप देखिए डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन में क्या होता है कि 2 प्लेट आमने सामने आती है, और जब आमने सामने आती है तो क्या होता है कि दोनों का टक्कर होता है, और टक्कर होने के कारण भारी वाली प्लेट नीचे की तरफ चल जाती है, यानी स्ट्रेटोस्फीयर में चली जाती है। जिसके कारण क्या होता है कि उस भारी वाली प्लेट जैसे नीचे गई और हल्का प्लेट उसके ऊपर चढ़ जाती है, और चढ़ने के कारण क्या होता है कि उस प्लेट के ऊपर अत्यधिक दबाव बनती है, और जैसी वह जाती है तो वह प्लेट का जो किनारा वाला पार्ट होता है यानी वह गलना प्रारंभ हो जाता है। जैसी वह गलती है तो उससे मैग्मा की उत्पत्ति हो जाती है, और वहां जो मैग्मा चेंबर से क्या होता है कि वहां जो चट्टान गल रही है तो वहां चट्टान गलने के कारण कुछ गैस की भी उत्सर्जन होती है, उत्पत्ति होती है, और छिद्र के माध्यम से जो जल रिस का नीचे गई उसके कारण जलवाष्प की भी उत्पत्ति हो गई, और जिसके कारण वह प्लेट के किनारा वाला भाग जैसी टूटती है और वहां से ज्वालामुखी की उद्गार प्रारंभ हो जाती है। तो आपने देखा कि ज्वालामुखी उद्गार के 5 कारण पे अभी हमने चर्चा किया है। नेक्स्ट वीडियो में जैसे देखिएगा कि ज्वालामुखी का अगला पार्ट जो है कि उसको हम करेंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में इसके लिंक को शेयर कीजिए। थैंक यू मित्रों।